भारतीय संविधान के भाग 5 में संघ की रूपरेखा दी गई है और उसकी ठीक केंद्र में है भारत के राष्ट्रपति का पद। एक ऐसा पद जिसके पास देश की सारी कार्यकारी शक्तियां हैं, जो तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर है, लेकिन जिसे अक्सर सिर्फ एक रबर स्टैंप कह दिया जाता है। और यही इस पद का सबसे बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ आप देखें तो अपार शक्तियां हैं और दूसरी तरफ ये उम्मीद की जाती है कि वो इन शक्तियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की सलाह पर ही करेंगे। आज हम इसी महीन संतुलन को समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के राष्ट्रपति क्या वो सिर्फ नाम मात्र के प्रमुख हैं या कुछ और भी। तो चलिए आज इस पहेली को सुलझाते हैं। हम ये समझेंगे कि इस पद पर कोई पहुंचता कैसे है, कागज पर जो दर्ज शक्तियां हैं वो असल में काम कैसे करती हैं, और क्या वाकई में ये पद सिर्फ औपचारिक है। शुरुआत करते हैं उसी दोहरेपन से जिसकी आपने अभी बात की। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, बहुत सीधा। लेकिन फिर अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। सुनने में तो लगता है कि राष्ट्रपति ही सबसे शक्तिशाली हैं। बिल्कुल, और अगर आप सिर्फ यहीं तक पढ़ें तो यही लगेगा, लेकिन संविधान की जो खूबसूरती है वो अगले ही कुछ अनुच्छेदों में नजर आती है। देखिए, ये ढांचा हमने ब्रिटेन से लिया है, जहां राजा या रानी राष्ट्र के प्रमुख होते हैं पर असली सरकार प्रधानमंत्री चलाते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख है, यानी हेड ऑफ द स्टेट, लेकिन सरकार के प्रमुख हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्रधानमंत्री हैं। और अनुच्छेद 74 इस तस्वीर को पूरी तरह साफ कर देता है ना? एकदम। अनुच्छेद 74 साफ साफ कहता है कि राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपने काम में उसी सलाह के अनुसार कार्य करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि शक्ति का स्रोत राष्ट्रपति भवन है, पर उस शक्ति का जो स्विच है वो प्रधानमंत्री कार्यालय में है। ये दिलचस्प है। मतलब देश का हर कानून, हर बड़ी नियुक्ति राष्ट्रपति के नाम से होती है, पर फैसला किसी और का होता है। खैर, इतने महत्वपूर्ण पद के लिए चुनाव भी उतना ही अनोखा होगा। ये आम चुनावों जैसा तो बिल्कुल नहीं है। मैंने एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के बारे में पढ़ा है, जो सुनने में ही किसी गणित के सवाल जैसा लगता है। हाँ, ये थोड़ा उलझावा जरूर लगता है, पर इसका मकसद बहुत साफ है। मकसद है ऐसा राष्ट्रपति चुनना जिसे देश के ज्यादा से ज्यादा चुने हुए प्रतिनिधियों का समर्थन हासिल हो। ये एक अप्रत्यक्ष चुनाव है, यानी हम और आप सीधे वोट नहीं करते, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि करते। एग्जैक्टली, वोट हमारे चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं, यानी सांसद और विधायक। हाँ, लेकिन इसमें भी एक पैंच है। वोट देने वालों का जो समूह है उसे निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, मनोनीत नहीं। अच्छा। और साथ में सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, मतलब विधायक। अच्छा। और इसमें दिल्ली और पुडुचेरी को भी शामिल किया गया है। अच्छा, तो जो 12 सदस्य जी राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं जी, वही राष्ट्रपति को चुन नहीं सकते। ये तो तार्किक लगता है। और कौन वोट नहीं दे सकता? विधान परिषद के सदस्य, जिन्हें MLCs कहते हैं, वे वोट नहीं देते। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री, मान लीजिए, विधान परिषद का सदस्य है, तो वो राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं डाल पाएगा। अब आते हैं उस मुश्किल सी लगने वाली प्रक्रिया पर। ये एकल संक्रमणीय का मतलब क्या है? वोट ट्रांसफर कैसे होता है? इसे ऐसे समझिए, बैलेट पेपर पर जितने उम्मीदवार हैं, वोटर को उन सभी को अपनी पसंद के हिसाब से रैंक करना होता है कि ये मेरी पहली पसंद है, ये दूसरी, ये तीसरी वगैरह। ठीक है, मैंने अपनी रैंकिंग दे दी। अब पहले दौर में सबकी पहली पसंद के वोट गिने जाते हैं। जीतने के लिए एक निश्चित कोटा होता है जो हासिल करना होता है। अगर किसी को वो कोटा मिल गया तो वो जीत गया, सिंपल। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब किसी को कोटा नहीं मिलता। तो जिसके वोट सबसे कम हैं, वो दौड़ से बाहर हो जाता है, यही होता है। पर उसके वोटों का क्या होता है? क्या वो बेकार हो जाते हैं? नहीं, यही तो इस सिस्टम का जादू है। उसके वोट बेकार नहीं होते। उन वोटर्स की दूसरी पसंद के हिसाब से बाकी उम्मीदवारों में बांट दिया जाता है, और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक किसी एक उम्मीदवार को जीत का कोटा नहीं मिल जाता। क्या भारत में कभी ऐसी नौबत आई है कि दूसरे दौर की गिनती करनी पड़ी हो? हाँ, और ये भारतीय राजनीति के सबसे रोमांचक किस्सों में से एक है। 1969 में वीवी गिरी के चुनाव के समय ऐसा हुआ था। वो चुनाव सिर्फ एक चुनाव नहीं था, बल्कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी के जो पुराने दिग्गज नेता थे, जिन्हें सिंडिकेट कहा जाता था,
उनके बीच एक शक्ति प्रदर्शन था। अच्छा। पार्टी का आधिकारिक उम्मीदवार कोई और था, लेकिन इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी का समर्थन किया और अंत में दूसरे दौर की गिनती के बाद वही जीते। उस चुनाव ने दिखा दिया था कि राष्ट्रपति का चुनाव देश की राजनीति की दिशा भी तय कर सकता है। वाह, ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं बल्कि अपने आप में एक राजनीतिक शतरंज है। वैसे इस चुनाव में एक जमानत जब्त होने वाली बात भी होती है ना? हाँ, हर उम्मीदवार को 15,000 रुपए की एक जमानत राशि आरबीआई के पास जमा करनी होती है। अगर किसी उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का छठा हिस्सा यानी 16 भी नहीं मिलता तो उसकी ये रकम डूब जाती है। इसे ही जमानत जब्त होना कहते हैं और ये किसी भी उम्मीदवार के लिए आप कह सकती हैं बड़ी शर्मिंदगी की बात मानी जाती है। ये चुनाव प्रक्रिया तो वाकई बहुत अनोखी है। जाहिर है इतने महत्वपूर्ण पद के लिए सिर्फ चुनाव ही नहीं, उम्मीदवार में कुछ खास योग्यताएं भी देखी जाती होंगी। क्या है वो शर्तें? अनुच्छेद 58 में 4 मुख्य शर्तें हैं। पहली 3 तो बहुत सीधी सादी हैं। भारत का नागरिक हो, 35 साल की उम्र पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। और चौथी शर्त, वो मुझे हमेशा से दिलचस्प लगी है। वही सबसे अहम है कि उम्मीदवार के नाम को निर्वाचक मंडल के कम से कम 50 सदस्य प्रस्तावक के तौर पर पेश करें और 50 अन्य सदस्य अनुमोदक के तौर पर उसका समर्थन करें। यह शर्त इसीलिए रखी गई ताकि सिर्फ गंभीर उम्मीदवार ही चुनाव में हिस्सा ले सकें, कोई भी ऐरा गैरा व्यक्ति पर्चा न भर दे। और कार्यकाल 5 साल का होता है। लेकिन इसमें एक खास बात है, अगर पद बीच में खाली हो जाए तो जो नए राष्ट्रपति चुने जाएंगे वो बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं बल्कि पूरे 5 साल के लिए आएंगे। यह अमेरिका से अलग है जहां उपराष्ट्रपति बचे हुए कार्यकाल को पूरा करता है। वैसे भारत में अब तक सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो 2 कार्यकाल के लिए चुने गए। तो हमने देखा कि इस पद तक पहुंचना कितना मुश्किल है। ये सब शर्तें इसलिए हैं क्योंकि इस पद के साथ जो शक्तियां आती हैं वे असाधारण हैं। भले ही वे प्रधानमंत्री की सलाह पर इस्तेमाल हों, लेकिन कागज पर ये शक्तियां देश की किसी भी दूसरी संस्था से कहीं ज्यादा हैं। चलिए इन शक्तियों की दुनिया में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं वीटो पावर से। वीटो का सीधा मतलब है मैं अनुमति नहीं देती। जब संसद से कोई विधेयक पास होकर राष्ट्रपति के पास आता है तो उनके पास 3 विकल्प होते हैं और इन्हीं से निकलती हैं 3 तरह की वीटो शक्तियां। पहली है आत्यंतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो, यानी किसी बिल को सीधे सीधे खारिज कर देना। बिल्कुल, विधेयक को पूरी तरह रद्द कर देना। हालांकि अब ये चलन में नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं। दूसरी है निलंबनकारी वीटो या सस्पेंसिव वीटो। इसमें राष्ट्रपति विधेयक को धन विधेयक को छोड़कर एक बार पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा सकते हैं। लेकिन अगर संसद उसे दोबारा पास कर दे तो फिर राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे, चाहे संसद ने उसमें कोई बदलाव किया हो या ना किया हो। लेकिन तीसरी वीटो शक्ति सबसे दिलचस्प है और शायद सबसे शक्तिशाली है, पॉकेट वीटो। नाम से ही लगता है कि बिल को अपनी जेब में रख लिया। आप इसे ऐसा ही समझ सकते हैं। इसमें राष्ट्रपति विधेयक पर ना तो हाँ कहते हैं, ना कहते हैं और ना ही उसे पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं, बस अनिश्चित काल के लिए अपने पास रख लेते हैं। हमारे संविधान में कोई समय सीमा नहीं दी गई है कि उन्हें कितने दिन में फैसला लेना है। और इसका इस्तेमाल भी हुआ है ना, ज्ञानी जैल सिंह वाला जो मामला था। हाँ, और ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं था। 1986 में डाक संशोधन विधेयक आया था जो सरकार को नागरिकों की चिट्ठियां रोकने और पढ़ने का अधिकार दे रहा था, जिस पर बहुत विवाद हुआ। तब राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करके न सिर्फ उस कानून को हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया, बल्कि ये भी दिखाया कि राष्ट्रपति का पद सिर्फ एक रबर स्टैम्प नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर संविधान और नागरिक अधिकारों का रक्षक भी है। शक्तियों की इस सूची में अनुच्छेद 72 भी आता है, जो राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देता है। ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल हो सकता है। जी, ये एक बहुत बड़ी न्यायिक शक्ति है। इसके तहत राष्ट्रपति 5 तरीकों से सजा में राहत दे सकते हैं। पहला है क्षमा यानी पार्डन, जिसमें दोषी को पूरी तरह से माफ कर दिया जाता है, मानो उसने कभी कोई अपराध किया ही नहीं था। और दूसरा है लघुकरण या कम्यूटेशन। इसका मतलब क्या है? लघुकरण का अर्थ है सजा के रूप को बदलना। सजा का समय उतना ही रहता है पर उसका प्रकार बदल जाता है, जैसे फांसी की सजा को आजीवन कठोर कारावास में बदल देना। ठीक है, तो लघुकरण में सजा का रूप बदलता है और परिहार में ये दोनों अक्सर कंफ्यूज करते हैं। परिहार या रेमिशन, इसमें सजा का रूप नहीं बदलता, सिर्फ उसकी अवधि कम हो जाती है।
जैसे 10 साल के कठोर कारावास को घटाकर 5 साल का कठोर कारावास कर देना। सजा अभी भी कठोर कारावास ही है, बस समय कम हो गया है। और बाकी दो? चौथा है विराम यानी रेस्पाइट, जो किसी खास परिस्थिति में दिया जाता है, जैसे किसी कैदी का स्वास्थ्य बहुत खराब हो या किसी महिला कैदी की गर्भवती। इसमें सजा पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी जाती है। और पांचवा है प्रतिलंबन या रिप्रीव, जिसका इस्तेमाल खासकर फांसी की सजा पर अस्थायी रोक लगाने के लिए होता है, ताकि दोषी को दया याचिका दायर करने का समय मिल सके। इन शक्तियों के अलावा राष्ट्रपति के पास कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जो पूरे देश की दिशा बदल सकती हैं। मेरा मतलब आपातकालीन शक्तियों से है। बिल्कुल। संविधान 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान करता है। पहला और सबसे गंभीर है राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 352 के तहत। यह युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में लगाया जा सकता है। जो देश में 3 बार लग चुका है ना? हाँ, 1962 में चीन युद्ध के समय, 1971 में बांग्लादेश संकट पर और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर, जो सबसे ज्यादा विवादास्पद था। इसके लगने पर देश का संघीय ढांचा लगभग खत्म हो जाता है और सारी शक्तियां केंद्र के हाथ में आ जाती हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकार तक निलंबित हो जाते हैं, सिवाय अनुच्छेद 20 और 21 के। एग्जैक्टली, सिवाय अनुच्छेद 20 और 21 के। इसी अनुच्छेद में मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट शब्द का भी जिक्र है, शायद पूरे संविधान में इकलौती बार। क्या बात है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। मंत्रिमंडल शब्द का इस्तेमाल पूरे संविधान में सिर्फ एक बार अनुच्छेद 352 में ही हुआ है। ये बताता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जैसी गंभीर बात सिर्फ प्रधानमंत्री की सलाह पर नहीं, बल्कि पूरे मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही हो सकती है। दूसरा है राष्ट्रपति शासन या प्रेसिडेंट्स रूल, अनुच्छेद 356। ये तो हम अखबारों में अक्सर पढ़ते हैं। हाँ, जब किसी राज्य की सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर पाती, तो राज्यपाल की सिफारिश पर वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। लेकिन ये अनुच्छेद संविधान का सबसे विवादित हिस्सा भी रहा है। इसकी अक्सर आलोचना होती है कि केंद्र सरकारें इसका इस्तेमाल विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को गिराने के लिए एक राजनीतिक हथियार के तौर पर करती हैं। और तीसरा, वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, अनुच्छेद 360, जो ईश्वर की कृपा से आज तक भारत में कभी नहीं लगा। अगर देश की आर्थिक स्थिरता को गंभीर खतरा हो तो इसे लागू किया जा सकता है। इसके तहत राष्ट्रपति के वेतन को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के जजों समेत बाकी सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जा सकती है। इतनी सारी शक्तियां, तो क्या इन शक्तियों पर कोई लगाम भी है? क्या राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है? ये अमेरिका के संविधान से ली है और ये इतनी मुश्किल है कि इसे आज तक भारत में किसी राष्ट्रपति के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया गया। ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? इसे संसद का कोई भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा शुरू कर सकता है, लेकिन शुरू करने के लिए उस सदन के कम से कम 1/4 यानी 25% सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए। अगर प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो उस सदन में 2/3 बहुमत से उसे पारित करना होता है। और फिर वो दूसरे सदन में जाता है? हाँ, दूसरा सदन एक जांच समिति की तरह काम करता है। वो राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच करता है। राष्ट्रपति को भी अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है और अगर जांच के बाद दूसरा सदन भी उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो राष्ट्रपति को उसी पल पद छोड़ना पड़ता है। ये राहत की बात है कि भारत में कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी। ये हमारे लोकतंत्र की मजबूती को दिखाता है। बिल्कुल, ये प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि राष्ट्रपति संविधान के दायरे में रहकर ही काम करे, लेकिन साथ ही ये इतनी कठिन है कि कोई भी सरकार राजनीतिक कारणों से इसका दुरुपयोग न कर सके। तो कुल मिलाकर आज की हमारी बातचीत से ये साफ है कि भारत के राष्ट्रपति का पद एक संरक्षक का है, एक गार्डियन का। वे नाम मात्र के प्रमुख जरूर हैं, लेकिन उनका पद देश की स्थिरता, अखंडता और संविधान की आत्मा का प्रतीक है। एकदम सही। ये पद औपचारिक शक्तियों और वास्तविक प्रभाव के बीच एक बेहद नाजुक संतुलन पर टिका है। एक ऐसा संतुलन जो संसदीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती भी है और सबसे बड़ी चुनौती भी। और इसी संतुलन से जुड़ा एक विचार मैं अपने श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहता हूँ। संविधान राष्ट्रपति को नाम मात्र का प्रमुख कहता है, लेकिन उस स्थिति की कल्पना कीजिए जब आम चुनाव में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिले, यानी एक त्रिशंकु लोकसभा या हंग पार्लियामेंट बन जाए। उस वक्त ये तय करने का विशेष अधिकार किसके पास होता है कि सरकार बनाने का पहला मौका किसे दिया जाए? राष्ट्रपति के पास। तब वो अपने विवेक से किसी नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकते हैं
और उसे बहुमत साबित करने का समय दे सकते हैं। तो क्या राजनीतिक अस्थिरता के उस दौर में यही नाम मात्र का पद देश का सबसे निर्णायक पद नहीं बन जाता? इस पर जरूर सोचिएगा।